प्रिय बच्चों, पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लगातार क्षितिज की जो कविता की बातें हैं उस पर बात कर रहे थे। हम आज जो चौथा पार्ट है जयशंकर प्रसाद का, उस पर हम बात करेंगे। आपने वो हमीद अमीना वाली कहानी पढ़ी होगी, ईदगाह, जिसके लेखक थे प्रेमचंद। तो ये प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों का समय लगभग एक जैसा है। ये जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ और 1937 में इनका देहांत हो गया। हिंदी में इनको छायावादी कवि के नाम से जाना जाता है। छायावाद का मतलब होता है कल्पनाशीलता, एक सूक्ष्म चित्रण, मतलब जो बाहरी दृश्यों का चित्रण कम होकर के कल्पना का, प्रकृति का एक बारीक चित्रण करना, ये छायावादी कवियों की विशेषता होती है। ये चार छायावादी कवि मुख्य हुए, उसमें एक कवि ये जयशंकर प्रसाद हुए। वो क्या, परीक्षा में कवि के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको होनी जरूरी है, क्योंकि उससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अब जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, देहांत कब हुआ, ये मूल प्रवृत्ति क्या थी वो याद रखनी है। फिर इनकी रचनाएं क्या थी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है कामायनी। ये महाकाव्य है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी का महाकाव्य है, सूरसागर सूरदास जी का है, वैसे इनका सबसे बड़ी रचना है कामायनी। एक किताब याद रखनी हो तो इनको एक कामायनी याद रखनी है। अब ये केवल कवि नहीं थे, कवि के साथ साथ ये नाटक भी लिखते थे। तो ये जो इनके जो नाटक थे उसमें इतिहास और कल्पना दोनों का मेल हुआ करता था। तो और जो कोई आपको जब पढ़ोगे बिल्कुल ये ऐसे लगेंगे नाटक जैसे आपके सामने कोई फिल्म चल रही है। तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और भी नाटक है। ये चार नाटक इनके बहुत चर्चित नाटक है, जो सब ये ऐतिहासिक पात्र है। इसके अलावा इन्होंने कहानियां भी लिखी है। ये कहानी जो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानियां हैं, जो बहुत चर्चित कहानी है, मधुलिका। इसी प्रकार 3 उपन्यास भी हैं, ये कंकाल, इरावती, तितली, ये तीनों उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। तो इनकी जो मूल प्रवृत्ति थी, ये प्रकृति के साथ प्रेम करने वाली, फिर इतिहास और दर्शन में विशेष इनकी रुचि थी। ये बहुत पढ़ना चाहते थे, परंतु परिवार में इनके जो पिताजी का शायद जल्दी उठने के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए और इन्होंने औपचारिक शिक्षा मात्र 8वीं तक ग्रहण की थी। अब देखो, 8वीं तक पढ़े हुए होते हुए भी इन्होंने इतना कुछ लिखा है इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में, कि आप पढ़कर दंग रह जाएंगे। और सब इन्होंने फारसी, संस्कृत और हिंदी तीनों भाषाएं इन्होंने घर पर रहकर ही सीखी या अपने स्वाध्याय से सीखी। और संस्कृत के शब्दावली का बहुत भरपूर उपयोग ये करते हैं। तो ये जो थी इनकी मुख्य बातें, ये आपको परीक्षा में याद रखनी है, ताकि इससे इतनी बातें याद रख लोगे तो आपको लेखक से संबंधित जितना परिचय आपको रखना है वो उतना मैंने यहाँ आपको बता दिया। यूँ तो बहुत बात कर सकते हैं, बाकी जो 10वीं कक्षा के स्तर की बात यही हम समाप्त करते हैं। अब ये जो कविता लिखी, ये प्रेमचंद जी इनके समकालीन थे, और प्रेमचंद जी एक पत्रिका निकालते थे, मैगजीन। जैसे आपने कोई बाल हंस पढ़ी होगी, आपने जैसे चकमक पढ़ी है, लोटपोट पढ़ी है, तो वैसी साहित्य की एक पत्रिका निकलती थी, और वो अब भी निकल रही है लगातार 1930 से। वो उसका नाम था हंस। तो हंस पत्रिका में
आत्मकथा नाम से एक विशेषांक निकालना था, और विशेषांक के लिए उन्होंने प्रेमचंद जी ने जयशंकर प्रसाद जी को कहा कि आप भी इस पर कुछ लिख कर भेजो। तब उन्होंने अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखी, परंतु आत्मकथा को लेकर जो दुविधा होती है उसके बारे में यह कविता लिख दी। तो ये आप प्रेमचंद जी की पत्रिका है हंस, याद रख लेना। वो ये प्रेमचंद जी उस पत्रिका को निकालते थे। उसके बाद में अभी कुछ समय तक राजेंद्र यादव निकालते थे। उनके देहांत के बाद उनकी पुत्री इस पत्रिका का संचालन कर रही है। तो उस पत्रिका में लिखने के लिए उनको कहा गया, तब उनके जवाब में उन्होंने कविता लिखी। अब इस कविता के माध्यम से कवि आत्मकथा को लिखने को लेकर के बहुत दुविधा में है और बताना चाहते हैं कि आत्मकथा में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बारे में कुछ लिखा जाए। कमियां लिखूंगा तो दुनिया हंसेगी और बड़ी बात मेरे में कुछ है नहीं। वो लिखता है कि मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। तो एक भंवरे के माध्यम से कवि कह रहा है कि लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं। जिस प्रकार भंवरे को संकेत कर रहे हैं, वहाँ भी भंवरा क्या है कि कवियों को बड़ी पसंद की चीज़ है। वहाँ था ना उसमें सूरदास जी वाले में, वहाँ भी ये मधुप था और यहाँ भी मधुप है। मधुप कहते हैं मधु को पीने वाला, इसलिए इसको भंवरा बोलते हैं। मधु कहते हैं शहद। तो अब वो कह रहे हैं कि मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। तो कवि ये कहते हैं कि लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, ये भंवरा भी गुनगुनाकर गूंजता गूंजता बोल रहा है, तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज नहीं। परंतु देखो कि ये जो पत्तियां हैं वो मुरझाकर बार बार नीचे गिर रही है। मतलब वो देखो कितनी बार इस पत्थर आता है और उसमें कितनी पत्तियां गिरती है, फिर नई पत्तियां आती है, फिर गिर जाती है। तो हर साल पत्तियां गिरती है, नहीं आती है, गिरती है, नहीं आती है। तो इसका मतलब ये दुनिया में, संसार में लोग आए हैं और गए हैं। अब इनकी क्या कहानी कहना, परंतु लोग फिर भी अपनी अपनी कहानी कहते हैं। तो यहाँ भंवरे के माध्यम से लोग जो अपनी अपनी कहानी लिखते हैं या कहते हैं, उनके बारे में कवि कह रहा है कि भंवरा गूं 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 अपनी बात कहता है ना, तो कैसे कि जैसे भंवरा अपनी बात कहता है, परंतु ये नहीं देखता है कि यहाँ कितने लोग आए हैं, कितने गए, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है। वो कहते हैं इस गंभीर, जब हम आकाश को देखते हैं, जब हवा रुकी हुई है तो बिल्कुल यूँ लगता है जैसे कोई व्यक्ति गहरी सोच में बैठा है ऊपर आकाश। अनंत माना जिसका अंत नहीं हो। नीलिमा कहते हैं नीला, आकाश नीला होता है ना, उसमें असंख्य जीवन इतिहास। अब इस दुनिया में जो है, इस ब्रह्मांड में कितने तो सूर्य है, इस ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वी जैसे कई ग्रह हो गए, कई है। तो इसमें कितने ही लोगों का जीवन का इतिहास है, कितनी लाइफ है, जीव जंतु पेड़ पौधे, कितने प्रकार की वनस्पतियां, वो कितना लाइफ का हिस्ट्री है। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और वो उनका जीवन बना है और बीता है। अब आप किस किस के इतिहास की बात करोगे, कैसे कैसे किस आत्मकथा के आप उसमें घमंड में रह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। अब कवि कहना चाहता है कि ये अपनी अपनी कथा कहना कोई सार का काम नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग आए हैं और बहुत से लोग मौत को प्राप्त हुए हैं। और इसी दुनिया, इस अनंत आकाश में कितने ही लोग जिए हैं, फिर मरे हैं, जिए हैं, मरे हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। अब इस दुनिया में जितने लोग आए हैं, वनस्पतियां छोड़ दो, पेड़, मनुष्य के बारे में सोच लो, ये अपना व्यंग्य कहते हैं किसी पर टिक्का टिप्पणी करना, किसी की कमजोरी पर या किसी की कमी पर उसको
कुछ कहना, इसको कहते हैं व्यंग्य। मलिन का मतलब मेला, उपहास मतलब हंसी उड़ाना किसी की। मतलब इस दुनिया में लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं और उसकी कमियों का बखान करते हैं, तो कमियों दिखा दिखा कर उसकी हंसी उड़ाते हैं। समझ रहे हैं बात? थोड़ा मुझे अच्छी तरह समझिए। थोड़ी सी कविता अलग प्रकार की है। जैसे आपने तुलसीदास जी कविता पढ़ी थी, उसमें सीधा सीधा था, यहाँ थोड़ा सा आपको गहरी अर्थ में जाना पड़ेगा कि लोग अपना, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, वे एक दूसरे की हंसी उड़ाते रहते हैं। वो कहते हैं वो बुरा, वो कहता है वो बुरा, वो कहता है वो बुरा, तो एक दूसरे की इस प्रकार वो हंसी उड़ाते हैं। इसको कहते हैं व्यंग्य मलिन उपहास। मतलब उस पर उसकी कमियां बताना और फिर उसकी गंदी गंदी बातें करके उसकी हंसी उड़ाना। मलिन मतलब गंदी बातें, मेलापन, जो कीचड़ को भी मलिन कहते हैं। तो यहाँ गंदी बातें या उसकी कमियां उजागर करना है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब जब लोग, दुनिया ऐसी है कि लोग एक दूसरे की ढूंढते रहते हैं इसमें क्या कमी है, उसकी कमियों को मैं उजागर करूं और इसकी हंसी उड़ाऊं। जैसे कोई भी किसी का पैर फिसलता है तो हम तत्काल हंस उठते हैं। हम उसका उठाते नहीं है, हम पहले हंसते हैं, फिर उठाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, परंतु पहले हंसते हैं। तो दुनिया ऐसी है, जैसे प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब सब लोग एक दूसरे के बुराई करने में लगे हुए हैं, सीधी सीधी भाषा में अर्थ करते हैं, तो एक दूसरे में बुराई करके उसकी हंसी उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता कह दूं, जो मेरे साथ जो बीता है, मेरे जो अपने में कमजोरी है, उस कमजोरी का बखान मैं सबके सामने कर दूं। वो प्रेमचंद जी को कह रहे, हंस पत्रिका के संपादक को एक तरह से संकेत कर रहे हैं कि हे प्रेमचंद जी भाई साहब, मैं क्या अपनी दुर्बलता आपके सामने, सबके दुनिया के सामने रख दूं जब दुनिया ऐसी है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। कि तुम मेरी कमियां ढूंढ करके और मेरी कमियां ढूंढ करके अपना ही, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मतलब तुम मेरी कमियां बताओ और अपना बड़ापन दिखाओ, मतलब अपनी बड़ाई करो, अपनी काबिलियत दिखाओ और मुझे, मेरी कमियां को उसमें आनंद लेकर के और अपनी प्रशंसा खुद करो। आपने कहा ना कि मैं अपनी दुर्बलता दिखूंगा, तो तुम मेरी कमियों को देख देख करके, मतलब मेरी बात को हंसी में डाल करके खुद अपनी प्रशंसा या अपनी जो बड़प्पन दिखाओगे। यह विडंबना अरे सरल तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत सरल व्यक्ति हूं क्योंकि मैं सीधा साधा व्यक्ति हूं, तो अब मैं इस सरलता का क्या मजाक उड़ाऊं। क्यों, जब मैं लिखूंगा कि मैं तो कहीं ठगा गया हूं, मैंने किसी की मदद की और लोगों ने मेरी उस मदद का मजाक उड़ाया, तो मैं ये सरल आदमी, ऐसा आदमी हूं, तो क्या मैं उस सरलता की हंसी उड़ाऊं? क्यों, लोगों को बताऊंगा तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, देखो कैसा बेवकूफ आदमी है। कोई आदमी कहता है कि साहब मैं वहां गया था, मैंने किसी को खाने के लिए 10 रुपए दिए और वो खाना तो खाया नहीं उसने और 10 रुपए का दारू पी लिया, तो वो उसका क्या होगा? 10 रुपये दारू तो आता नहीं है, बाकी कहने की बात है। तो वो मतलब वो हंसी उड़ाएंगे कि देखो तू कितना बेवकूफ है, तुमने उसको 10 रुपए दे दिए। जबकि उसका नहीं कहेंगे कि वो दुष्ट था जिसने खाने के नाम पर तुमसे दारू के पैसे ले लिए। हंसी किसकी उड़ाएंगे? जो पैसा देता है उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसको बेवकूफ समझेंगे। तो मेरे ये विडंबना कहते हैं कि अंतर विरोध को कहते हैं। कोई बात में आपस में विरोध होता है ना, उसको विडंबना कहते हैं, अंतर विरोध, कंट्रोवर्सी होती है ना, उसको कहते हैं विडंबना। कि ये आपस में क्या विडंबना है कि मैं खुद सरल हूं तो इसके प्रशंसा मिलनी चाहिए, परंतु मैं इसकी खुद क्या हंसी उड़ाऊं? आत्मकथा लिखूंगा तो हंसी उड़ेगी, क्यों, दुनिया को पता चलेगा कि मैं सरल आदमी हूं और लोगों ने मेरे को कैसे कैसे ठगा है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊंगा मैं। प्रवंचना का धोखे को, मैं अपनी भूल
कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की है और कैसे कैसे लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं, क्या उनकी मैं बखान करूं, फिर आत्मकथा लिखूंगा। आत्मकथा का मतलब अपनी कथा, ये समझ में आता है ना। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कथा, मतलब जो बीता है उसके बारे में कुछ कहना। तो अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे अपनी कमियां बतानी पड़ेगी, और जो दूसरे ने मुझे धोखा दिया है उनका धोखे के बारे में कहना पड़ेगा। तो ये तो क्या दिखलाऊं मैं, और तो अगर ये दिखलाऊंगा तो फिर भी लोग मुझे मेरी हंसी उड़ाएंगे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि मैं कैसे गाऊं कि मैंने उज्जवल गाथा मतलब जो अच्छा दिन, अच्छी बातें, उज्जवल मतलब साफ सुथरी, गाथा मतलब इतिहास। मैं अपना जो साफ साफ इतिहास दुनिया के सामने कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मधुर में मीठी, चांदनी रातों का मतलब होता है यहाँ जहाँ मतलब जहाँ मुझे खुशहाली थी, ये खुशहाली का प्रतीक है, सिंबॉलिक है खुशहाली, आनंद, खुशहाली, मस्ती इसको। और खिलखिलाकर हंसते हंसते होने वाली उन बातों की, कि मैं जो मेरा जो अच्छा दिन थे, मेरी जो अच्छी बातें थी, जो खुशहाली के दिन थे, उनका वर्णन मैं कैसे आपके समक्ष रखूं। तो हम इस कविता में, ये थोड़ी आगे एक और कविता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले इस कविता को एक बार पुनः अच्छी तरह से देख लेते हैं, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई समझने की गलती हमारे में न रहे। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के कवि थे, वो बात को बहुत सूक्ष्म तरीके से कहते थे, जिसमें हमें कविता के साथ साथ चलते हुए कविता की गहराई में जाना पड़ेगा। देखो वो कहते हैं कि जैसे भंवरे अपनी कहानी कहते हैं, गूंजते गूंजते कहानी कह देते हैं, उसी प्रकार लोग भी अपनी अपनी बात कहते हैं, अपनी आत्मकथा के बारे में कहता है। परंतु मैं कैसे कहूँ कि जैसे ये पेड़ों पर कितनी पत्तियां आई है और कितनी पत्तियां गिर गई है, तो ये दुनिया चलती रहती है, अब किस किस की बातें हम करेंगे। इस दुनिया में बहुत से लोगों का इतिहास रहा है और सब लोगों ने एक दूसरे का कटाक्ष किया, एक दूसरे की कमियां उजागर की है। तो ऐसी दुनिया में मैं अपनी कमियां कैसे बताऊं, लोगों की भूलें कैसे बताऊं, कहीं मेरी कमियां देख करके लोग अपनी बड़प्पन दुनिया के सामने रखना नहीं शुरू कर दे और मेरी हंसी उड़ाना नहीं शुरू कर दे। और यह विडंबना है, मैं तो बहुत सरल आदमी हूं, तो मेरी सरलता की और दूसरों के धोखे जो दे रहे हैं उनकी बातें आपकी दुनिया के सामने कैसे रखूं। और मैंने जो इस प्रकार कवि ये कहना चाहता है कि आत्मकथा लिखना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं जैसे भी आत्मकथा लिखूंगा तो मैं सरल व्यक्ति हूँ, मेरी सरलता के लोग हंसी उड़ाएंगे, और मेरी सरलता की हंसी उड़ा करके लोग अपने आप को बड़ा दिखाएंगे। और मैं सरल आदमी, तो लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, तो धोखे भी मेरी आत्मकथा में आएंगे। तो ये भी नहीं चाहता कि मैं लोगों के धोखों के बारे में अपनी कलम को खराब करूं। इस प्रकार जो जयशंकर प्रसाद है वो इस कविता को लिख करके प्रेमचंद जी से क्षमा मांग लेते हैं कि मैं आत्मकथा लिखने में सक्षम नहीं हूं। तो ये जो आपको कहीं ये देखो, इसमें एक साथ ये कविता जो है ना वो नए युग की है, मतलब जो आपने जो अभी तक कविताएं पढ़ी थी वो अवधि ब्रज में थी, ये खड़ी बोली हिंदी की कविता है और इसमें छायावादी स्वर है। अगर आपको विशेष में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो कि इसमें छायावादी स्वर है और ये खड़ी बोली की हिंदी की कविता है। तो आप इस कविता का जो शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और एक बार आप थोड़ा सा 3-4 बार इस कविता को पढ़ेंगे और फिर मेरे वीडियो की जो मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की है उसको समझेंगे, तो आप आसानी से इस कविता से संबंधित सभी सवालों का उत्तर दे सकेंगे। जैसे क्या क्या शुरुआती जो कविताएं थी
उसमें इतना अर्थ की इतनी गहराई नहीं थी। अब जैसे जैसे ये खड़ी बोली वाली कविताएं आएगी तो आपको थोड़ा सा इधर उधर जा करके अपनी कल्पना शक्ति को थोड़ा सा बाहर निकाल करके कविता को समझना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो आप आसानी से कविता को समझ जाएंगे। आप कविता के साथ जुड़े रहने के लिए और अपनी क्षितिज के बाकी पाठों के साथ लगातार बने रहने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो से आप तत्काल अवगत हो सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।